गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वारियर पे। तो जो आज का टॉपिक है वो पार्ट 4 होने वाला है। एबीपीएस पीओ इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी चीजें हैं आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आज में मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज, अगर इसमें कमी भी है तो मुझे लगता है कि आज फुलफिल हो जाएगा आपका पूरा। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ हिंदी वालों के लिए ही अच्छा है। इसमें इंग्लिश हिंदी, जिसको इंग्लिश में समझ आता है तो वो सारी बातें करेंगे। बट आप मेरी लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा और मेरी वॉइस को अच्छे से सुनिएगा। बोर्ड पे भी बताऊंगा, मैंने सोचा कि कॉपी में से अच्छा है कि बोर्ड पे बताऊं। तो आज जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी के थोड़े इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि एबीपीएस पीओ में बैंकिंग अवेयरनेस जो इंटरव्यू होगा ना वो बहुत अच्छे लेवल पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एबीपीएस पीओ 2024 पार्ट 4 इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। जो आज का टॉपिक है ना, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एनडीटीएल। इसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत होता है। अब एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अभी वेट कीजिएगा, इसका रोल बताऊंगा कहाँ यूज होता है। तो इसका पहले तो आप याद रखिए कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब डिमांड मतलब आपको पता है कासा होता है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। टाइम मतलब टर्म डिपॉजिट होता है, एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये होता है क्या है, एनडीटीएल होता है क्या है? एक दिन में एक दिन में जितना पैसा एक बैंक में जमा होता है और उसी बैंक में जितना पैसा निकल जाता है। आप सिंपल से समझिए कि एक दिन में, मान लो कि एक दिन में बैंक में 200 रुपए जमा हुआ, मिनिमम देख चलते 200 करोड़ जमा हुआ। ठीक है, और इसमें से उसी दिन मान लीजिए कि लोन की तरफ बांट दिया, कोई लोग आके बैंक में से पैसे निकाल लिए, तो वहां से मान लीजिए कि 100 करोड़ इसने निकाल लिया पैसा। जो ये 100 करोड़ निकलने के बाद जो रिमेनिंग बचा ना, शेष रिमेनिंग रिमेनिंग मान लो कि 100 करोड़ रुपए बचा, तो यही बैंक का अपना एनडीटीएल होता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि एनडीटीएल क्या होता है। एक दिन में जितना पैसा बैंक में जमा होता है और उसी टाइम में, उसी दिन में जितना पैसा निकल जाता है और उसके बाद रिमेनिंग जो पैसा बैंक में बच जाता है, वही बैंक का अपना एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, ये समझ गए। अब आइए क्या है ये चीज मैं बताता हूं। ठीक है, अब इसकी क्यों जरूरत पड़ा। अब ये आइए सीआरआर। अब सीआरआर में ही यूज होगा। अब इसका फुल फॉर्म आपको पता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है? अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। द शेयर ऑफ एनडीटीएल, इसका मतलब द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट मेंटेन विथ आरबीआई। मतलब ये अपना शेयर, एनडीटीएल का अपना शेयर कहां मेंटेन करते हैं? कहां? आरबीआई के पास। कहां जमा करेंगे? आरबीआई के पास। ओके, द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट मेंटेन विथ आरबीआई। मतलब आपको पता है कि अभी कितना है ये? मुझे लगता है कि ये 4% है लगभग। आप देख लेना, जो भी इसका परसेंटेज होगा वो देख लेना, मैंने अपडेट नहीं करा है। तो 4% होगा। द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट मेंटेन विथ आरबीआई। ये सीआरआर अपना आरबीआई के पास मेंटेन करेगा। ओके, अब इसमें पूछे कि क्या आरबीआई इस पे कुछ देगा? बैंक जो अपना, जो वो 4% या 4.5% जो मेंटेन कर रहा है आरबीआई के पास, जो अपने शेयर, द शेयर ऑफ एनडीटीएल का, तो नहीं, इस पे आरबीआई को कुछ नहीं देता है। ठीक है, नो इंटरेस्ट पे। ठीक है, और सीआरआर डेली बेसिस पे जमा होता है। ठीक है, डेली बेसिस पे जमा होता है, ये भी याद रखिएगा, डेली बेसिस पे जमा होता है। आप पूछेंगे कैलकुलेट कब होता है? ये कैलकुलेट होता है, आपको कह सकते हैं कि लास्ट मंथ पे या क्वार्टरली पे। छोड़ दीजिए इसको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलकुलेटेड क्या होता है ये आपसे पूछेगा नहीं। आप इतना रखिए कि क्या डेली बेसिस जमा होता है। यस, डेली बेसिस जमा होता है। ये बैंक को बेस मैंडेटरी है आरबीआई के पास अपने 10 शेयर ऑफ एनडीटीएल को जमा करना। ठीक है, उसके बाद आरबीआई इस पे कुछ नहीं देता है, सीआरआर पे कुछ नहीं देता है मेरे भाई, कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। अब ये सीआरआर कहां पे है मेंशन, जो आरबीआई को पावर देता है कि हाँ ये मैंडेटरी है बैंक को मेंटेन करना। तो सुनिएगा, ये है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 में मेंशन है। ठीक है, ये सेक्शन 42 में मेंशन है। ओके, ये भी याद रखिएगा, ये आपका मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 24 में मेंशन है, या ऐसे कर सकते हैं सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो सीआरआर यहां पे लिखा हुआ है कि सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के पास। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ओके, अब आइए हम बात करते हैं एसएलआर के बारे में। वहां आरबीआई के पास जमा कर रहा था बैंक, यहां पे क्या करेगा एसएलआर? द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट मेंटेन विथ सेल्फ, अपने पास जमा करेगा। किस फॉर्म में जमा करेगा? ये जमा करेगा गोल्ड,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और एक था, और गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, और कैश में ये मेंटेन करना है। ये आपको पता है कि 18% है। ये बैंक खुद अपने पास मेंटेन करता है अपने शेयर ऑफ एनडीटीएल का, जो एनडीटीएल मैंने बता दिया। तो ये करता है सिंपल सा, द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन खुद सेल्फ बैंक। ठीक है, जैसे एसबीआई ले लो, तो एसबीआई अपना ये मेंटेन करता है खुद का, ये आरबीआई के पास नहीं जाता। सीआरआर में आरबीआई के पास जमा कर रहा था अपने एनडीटीएल का, इसमें क्या है, ये खुद अपने अपने पास जमा कर रहा है। किस फॉर्म में? आपको ये 3 चीज याद रखना है, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश। ओके, अब क्वेश्चन आएगा कि फिर इसमें भी मैं बताता हूँ क्या ये मैंडेटरी है? यस, ये भी मैंडेटरी है। यस, ये भी मैंडेटरी है। और कहां मेंशन है ये इंफॉर्मेशन, कहां मेंशन है, कहां आरबीआई के पास पावर है? ये आरबीआई के मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, कि पापा तो वही है ना। तो कहां मेंशन है? ये मेंशन है वहां। देखिए कहां पे जमा हो रहा था, देखिए ट्रिक में बता रहा हूं। सीआरआर कहां जमा होता है? आरबीआई के पास जमा हो रहा था, इसीलिए आरबीआई एक्ट आया। एसएलआर कहां जमा हो रहा है? ये बैंक में जमा हो रहा है, खुद बैंक में जमा हो रहा है। तो ये कहां होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में होगा। आप सुनिएगा, ठीक है। सेक्शन 24, वहां 42 था, अब यहां पे सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो जो चीज बैंक में होगा वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा। सीआरआर आरबीआई के पास हो रहा था जमा, तो आरबीआई एक्ट लगा। ये खुद बैंक में जमा कर रहा था, इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, और बताता हूं अब ये सीआरआर एसएलआर को क्यों मेंटेन किया जाता है, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में। क्यों मेंटेन करने की जरूरत पड़ा? बताओ, क्वेश्चन तो बन सकता है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ा? देखो 2 रीजन है इसके, 2 रीजन बताता हूं। सबसे पहली बात है कि ये दोनों जमा रहेगा तो बैंक कभी भी बैंकरप्सी नहीं होगा, क्योंकि पता है कि ये 18%, ये है 4% है, मतलब 22% तो अपने पास है। मतलब आरबीआई के पास है तो अपने ही पास हुआ, और बैंक के पास 18% है। अगर बैंक डूबता भी है तो पहले ये मनी यूज कर लेगा, तो इसीलिए ये रखा जाता है। ठीक है, पहला रीजन कि ये बैंकों को बैंकरप्सी से बचाता है। दूसरा रीजन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका है। आप देखे होंगे कि अभी सीआरआर को घटाया ना, क्योंकि मनी फ्लो मार्केट में कम था। ठीक है, तो उसको घटाया गया, जिससे क्या होगा कि मनी फ्लो मार्केट में बढ़े। ठीक है, अगर सीआरआर को बढ़ाता तो इसका मतलब पैसा मार्केट में ज्यादा था, इस कारण से वो बैंक से पैसा को खींचने खींचने का काम करता है। बट आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर को थोड़ा सा कम कर दिया है। कम किया तो इसका मतलब बैंक, आरबीआई चाहता है कि बैंक के पास बढ़े और वो लोन वगैरह बांटे। तो यही चीज होता है। दूसरा रीजन होता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका है। ओके, गॉट इट, समझ गए। पहला रीजन, ये बैंकों को बैंकरप्सी से बचाता है। दूसरा रीजन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। ओके, समझ गए। अब आइए रेपो रेट। इसमें मैंने बहुत लोगों को देखा है कि गड़बड़ कर जाते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मींस मैक्सिमम 90 डेज, आपको ये याद रखना है। ओके, अब इसके अलग अलग नाम है। आपसे पूछा जाएगा कि वैरायटी ऑफ नाम्स क्या है, इसके अदर्स नेम्स क्या है। सबसे पहली बात है रिपर्चेज ऑफर रेट भी नाम होता है, रिपर्चेज ऑप्शन भी होता है, रिपर्चेज एग्रीमेंट भी होता है। 3-4 नाम होते हैं। रेपो रेट का नाम होता है रिपर्चेज ऑफर रेट, रिपर्चेज ऑप्शन भी होता है, रिपर्चेज एग्रीमेंट भी होता है। सिंपल सा डिफिनेशन सुनिए, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है फॉर शॉर्ट टर्म मींस मैक्सिमम 90 डेज। इसमें यहां पे लिख लीजिए मैक्सिमम 90 डेज दिया जाता है लोन। ठीक है, ओके। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है फॉर शॉर्ट टर्म मींस मैक्सिमम 90 डेज। ये डिफिनेशन याद रखना है। ठीक है, ओके, समझ गए, समझे कि नहीं? ठीक है, अब पूछोगे कि कितना बैंक लोन कितना ले सकता है, ये भी तो क्वेश्चन होगा, भले ही कोई नहीं बताओ, मैं बता देता हूं कि देखो कितना लोन ले सकता है। मिनिमम, मैं मिनिमम बता रहा हूं कि मिनिमम ये 5 करोड़ का डिमांड कर सकते हैं। ये 5 करोड़ का डिमांड कर सकता है आरबीआई से रेपो रेट पे। मैक्सिमम कितना कर सकता है? अब जो मैंने एनडीटीएल बताया ना, वो इसीलिए मैंने पहले बताया कि एनडीटीएल क्या है।
ये मैक्सिमम डिमांड कर सकता है 0.5% ऑफ एनडीटीएल। ठीक है, समझ में आया कुछ? मिनिमम 5 करोड़, मैक्सिमम 0.5% ऑफ एनडीटीएल। अब देखो ये इतने डिटेल में सिर्फ अभिजीत मिश्रा सर ही पढ़ा सकते हैं। मैंने देखा है लोग ये चीज नहीं बताते हैं, मैं बता दिया हूँ क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको क्लासेस वगैरह करना है, बैंकिंग अवेयरनेस को महारथी बनना है, तो आप कर सकते हो अभिजीत मिश्रा सर से। ठीक है, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, आप कर सकते हो। तो ये चीज हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको मैंने सारी चीज बताई। अब आइए इंटरेस्टिंग, मैं देखता हूँ कि लोग बैंक रेट भी पढ़ा देता है। देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात हुआ। अब बैंक रेट में बताता हूँ लोग क्या पढ़ाते हैं, मैं सब बताता हूँ, इसके बारे में कोई नहीं ये चीज बताता, मैं बताता हूँ क्या सीन है। बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, मीन्स +1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के लिए लोन देता है, मतलब 90 डेज से प्लस देता है। वहां पे क्या था, मैक्सिमम 90 डेज। अब ये मैं बताऊं ना, ये डिफिनेशन गलत है। बैंक रेट पे कभी भी आप बैंक्स को देखोगे नहीं लेता है लोन, क्योंकि ये एक पेनल्टी रेट है मेरे दोस्त, इसको हम बोलते हैं पेनल्टी रेट। अब देखो मैं बताता हूँ कि वाई इज कॉल्ड पेनल्टी रेट। बैंक रेट को क्यों बोलते हैं पेनल्टी रेट, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि रेपो रेट पे आपने मान लो कि 90 दिन के लिए लोन ले लिया मैक्सिमम 90 डेज पूरे के बाद अब बैंक बोलेगा भाई पैसा रिटर्न कर दे भाई मेरा, आरबीआई बोलेगा। तो वो आप रेपो रेट पर बैंक जो लोन लिया है वो बोल रहा है आरबीआई मुझे ना आप 10 दिन और एक्स्ट्रा दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा, अभी मेरे पास मनी नहीं है। तब क्या होता है कि ये 90 डेज से बढ़ गया 10 डेज हो गया, मतलब ये पार करने के बाद ये क्या हो गया, पेनल्टी में चला गया। तब यही हो जाता है बैंक रेट कहलाया जाता है। ठीक है, आप रिकॉर्ड उठा देखो कि बैंक रेट पे लोन नहीं लेता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पेनल्टी रेट में जब वो मैक्सिमम डेज में चला जाता है, 90 डेज प्लस चला जाता है। ठीक है, तो आप ये समझा सकते हैं इंटरव्यू में कि सर महाशय जो भी इंटरव्यू में आपके पैनल के आगे में है, सर ये ऐसा कोई रेट नहीं है, ये एक पेनल्टी रेट है। क्योंकि सर जब हम रेपो रेट पे बैंक्स जब आरबीआई से लोन लेता है, जब वो चुकता नहीं कर पाते तो उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, तो वही टाइम सर कन्वर्ट हो जाता है बैंक रेट में, वही पेनल्टी रेट हो जाता है। गॉट इट? ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये 2011 में लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था। किस कमेटी की तरह, जी महालिंगम जी के द्वारा किया गया था 2011 में। ठीक है, अब ये क्या सीन है मैं बताता हूं, इसमें भी एक टर्न एंड ट्विस्ट है, मैं बताऊंगा। जब जब बैंक को जरूरत पड़ता है 1 डे के लिए लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। एमएसएफ वो रेट है, सुनिए, एमएसएफ वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है फॉर 1 डे मींस 24 आवर्स। ये लेके आया था किसी, मतलब किसी बैंक को एक डे के लिए लोन चाहिए, 24 आवर्स के लिए चाहिए, कि अरे यार इसको देना है, मुझे ना आरबीआई से डिमांड करता हूं, मुझे चाहिए एनी हो चाहिए। तो क्या है एमएसएफ, क्या है मार्जिनल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, क्या है एमएसएफ वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है फॉर 1 डेज के लिए, मींस 24 आवर्स के लिए। ठीक है, ये आरबीआई, देखिए इधर आरबीआई बैंक 1 डे। ठीक है, ओके, आप समझ गए क्या लिख दिया, आरबीआई बैंक 1 डे, मतलब आरबीआई देती है बैंक को 1 डे के लिए लोन, वो होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो 2011 में लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, और किस कमेटी के द्वारा, जी महालिंगम जी के द्वारा। अब इसमें कितना लोन उठा सकता है, ये भी तो ट्विस्ट है। मिनिमम उठा सकता है 1 करोड़, डिमांड कर सकता है एमएसएफ के द्वारा 1 करोड़, और मैक्सिमम कितना कर सकता है, मैक्सिमम कर सकता है आपको 1% ऑफ एनडीटीएल। बट जानते हो ट्विस्ट क्या है इसमें भी, बट जब कोविड चल रहा था उस टाइम में आरबीआई ने रूल थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया था, तो उस टाइम में रख दिया था 3% ऑफ एनडीटीएल, बट नॉर्मल केस में 1% ऑफ एनडीटीएल डिमांड कर सकता है मेरे दोस्त। तो एमएसएफ भी समझा दिया आपको, डेट भी समझा दिया। ओके, अब आइए, अब इसी में ट्विस्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ ट्विस्ट, मैंने बोला था ना कि ट्विस्ट है, आपको मैं पूरा सारी चीज क्लियर करके जाऊंगा। अब तो देखो 1 डे के लिए तो आरबीआई बैंक आरबीआई से ले सकता है, बट अगर बैंक आरबीआई के पास नहीं जाना पड़े और बैंक टू बैंक ले, तो वही इंट्रोड्यूस हुआ था, पता है क्या, कॉल मनी। ये इंट्रोड्यूस हुआ था कॉल मनी।
बैंक टू बैंक, ठीक है, यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ था कॉल मनी। एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले सकता है, जैसे एसबीआई को जरूरत है तो पीएनबी से ले सकता है, अगर पीएनबी को जरूरत है तो एसबीआई से ले सकता है। यही तो ट्विस्ट है। अब इसी कॉल मनी में आता है, आपको बता रहा हूं, ठीक है। कॉल मनी क्या होता है, एक दिन के लिए, वन डे के लिए लोन लिया जाता है, ठीक है। एक बैंक टू दूसरे बैंक से ले सकता है, वन बैंक टू अनदर बैंक लोन प्रोसीजर है ये, ठीक है। इसमें आरबीआई इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो कॉल मनी हो गया, ये एक दिन के लिए होता है। उसी के बाद क्या होता है, नोटिस मनी होता है, पता होगा आपको, सुने होंगे बहुत बार। इसका डे होता है 2 to 14 डेज, ये इतने दिन के लिए लोन होता है, 2 से लेके 14 दिन का लोन होता है। ये नोटिस मनी होता है बैंक टू बैंक, ये केस है बैंक टू बैंक। इसी में आता है टर्म मनी, सुनिएगा, टर्म मनी ये होता है 14 to 1 ईयर, ठीक है, मतलब 15 to 1 ईयर। ये होता है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। ये होता है बैंक टू बैंक लोन लेने का तरीका। समझ गए मेरे दोस्त, आप समझे क्या ट्विस्ट था। मैंने बोला ना, बैंकिंग अवेयरनेस आसान पढ़ोगे ना भाई बढ़िया टीचर से, तो आसान सब कुछ हो जाएगा। अब मुझे हल्के में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेते रहो भाई, मजाक उड़ाते रहो, बट मेरा काम है आपको अच्छी नॉलेज देने का। अब मैं जो दे रहा हूँ ध्यान करते जाइए। तो मैंने आपको एमएसए भी पढ़ा दिया, और भी पढ़ाऊंगा अभी, अभी तो खत्म कहाँ हुआ है। अब ये दो तो बचा हुआ ना, मजेदार चीज तो बता हुआ ना, रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये दोनों का डिफिनेशन सेम होता है, सेम होता है, मैं बता रहा हूं। जब बैंक के पास एक्सेस मनी होता है तो वो उस एक्सेस मनी को आरबीआई के पास जमा करके इंटरेस्ट रेट कमाता है। याद है, सीआरआर में ये चीज नहीं था, आरबीआई इंटरेस्ट रेट पैसा नहीं दे रहा था जो वो जमा कर रहा था सीआरआर, बट यहाँ पे अपने एक्सेस मनी से ये पैसा कमा सकता आरबीआई के पास जमा करके, रिवर्स रेपो रेट पे और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पे। तो फिर आप बोलोगे कि क्या डिफरेंस है, सेम तो दोनों डिफरेंस सेम ही है। डिफरेंस है, अभी बताऊंगा ना। जिस रेट पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है और आरबीआई इस पैसे पर बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, डिफरेंस सुनिएगा। जिस रेट पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करता है और आरबीआई उस पैसे पे बैंक को इंटरेस्ट देती है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट। व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस? द बिगेस्ट डिफरेंस ये होता है कि पहले जो इसका, आप देखो, जैसे रिवर्स रेपो रेट कम होता है, 3.35 समथिंग होता है, और ये 6.75 होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट, ये तो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मेन रीजन है कि क्या होता है, जब आरबीआई आपको इंटरेस्ट दे रहा था, इसमें क्या होता है, आरआर के केस में क्या होता है, आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ता है बैंक्स को। इस केस में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट केस में क्या होता है कि इसमें ना आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है बैंक्स को, बट सेकेंड, इसीलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कम है मेरे भाई। आप देखोगे 3.35% है, मैं गलत भी हूं, इसको सही कर लेना। एसडीएफ पे ज्यादा है, क्योंकि इसमें आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देता है, इसलिए ये ज्यादा, और आरबीआई चाहता है कि इस पे जमा हो, जो कि मुझे देना ना पड़े गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गॉट इट? तो मैंने आपको समझा दिया। अब आइए, एक और कॉमन डॉट है, मैं वो भी समझा देता हूं आपको। देखो, मैंने समझा दिया, सीआरआर समझा दिया, एसएलआर समझा दिया, रेपो रेट समझा दिया, बैंक रेट समझा दिया, एमएसएफ समझा दिया, रिवर्स रिपोर्ट समझा दिया, एसडीएफ समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई दिक्कत होगा। एक चीज और बताऊंगा, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो भी मुझे एनडीटीएल में मैंने समझा दिया, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाने में बड़ा मजा आता है यार, सच बताऊं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं ना, उन्हें भी देखना चाहिए अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। मतलब मुझे हेट नहीं है उन लोगों से, अगर आप यूट्यूब बना रहे हो, अगर आपको फायदा हो रहा है तो ये सब चीज देखा कीजिए। अपने बच्चों को रिकमेंड भी कर सकते हैं अपने सब्सक्राइबर को, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। एल के बारे में बात करते हैं, LAF, ये भी फुल फॉर्म पूछिएगा, याद रखिएगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब ये है क्या, अब ये क्या है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज ए कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। सिंपल सा याद रखिए, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ
combination of repo rate and triple R, मतलब reverse repo rate that controls inflation and deflation. मेरे वॉइस पे ध्यान देना, इस पे मत देना, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है? ओके, ये समझ में आ रहा है? अब देखो ये डिफरेंस, अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट का मैं बताऊं सिंपल सा डिफरेंस। ये रेपो रेट मान लो कि मैं एक एज्यूम करता हूं कि जैसे रेपो रेट है 6.50 है, और अगर मैं रिवर्स रेपो रेट करूं, ये अगर 3.35 है या 3.25 है, जो भी हो, इनके डिफरेंस को ही बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है? तो ये चीज हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये सारा चीज समझ आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और रह गया है, जैसे कुछ और तो नहीं रह गया, मैं सोच रहा हूँ कि इन्फ्लेशन वगैरह पे भी आपको करवाऊं। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए इस वीडियो पे, अगर इंटरेस्टेड हो गए दिखा, तो डेफिनेटली मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। ऐसा नहीं कि देखने के बाद आप लोग देख लो और चले जाओ, ये मत करो, लाइक भी कर दिया करो और बता दिया करो कैसा लगा, कहाँ पे कुछ कमी है या नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो। तो थोड़ा सा क्या है कि मैं और इम्प्रूवमेंट करके आप लोगों को बता सकता हूँ। ओके, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।